नमस्कार, मैं प्रवीण बागी आपसे मुखातिब हूँ। बिहार में आज मतदान हो रहा है। 16 जिलों के 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 8 मंत्रियों के भविष्य का फैसला आज होना है। रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। चुनाव के क्या हाल हैं, वोटिंग किस तरह से हो रही है, लोगों में कितना उत्साह है। कहा ये जा रहा था कि कोरोना है, वोटिंग पर असर पड़ेगा, क्या सचमुच असर पड़ा, कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ 2 विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। मेरी दाहिनी तरफ हैं राजीव मिश्र जी और मेरी बाईं तरफ हैं अनिल विभाकर जी। दोनों पॉलिटिकल थिंकर हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले विभाकर जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो आज मतदान हो रहा है वो ट्रेंड क्या आपको लग रहा है, संतोषजनक है या फिर इस पर कोई कोरोना का असर दिख रहा है? मतदान का प्रतिशत बता रहा है कि कोरोना का कोई असर इस पर नहीं है। 11 बजे तक वोट का प्रतिशत लगभग 18% रहा है। ये सामान्य प्रतिशत है। 17 पॉइंट कुछ है ना, 18 पॉइंट कुछ 19 कुछ के आसपास, तो 19% के आसपास है। तो मतदान का प्रतिशत ठीक है, जैसे पहले होता था वैसे ही है। अगर कोरोना का असर होता तो बहुत कम होती है। तो मेरा मानना है कि कोरोना का इस पर कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है राजीव जी? देखिए, कोरोना का तो प्रभाव है थोड़ा, लेकिन कोरोना का भय खत्म हो गया है। मेरा तो मानना है कि कोरोना ने बिहार से छुट्टी ले ली है। अच्छा। मतदान के लिए। हाँ। और इस छुट्टी का लाभ यहाँ के लोग उठा रहे हैं। हाँ। ऐसा दिख रहा है। सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है, चुनाव आयोग ने अपने प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बहुत दिशा निर्देश दिए हैं, प्रशासन भी उसके लिए मगर उसका पालन तो नहीं हो रहा है। लेकिन उसका पे दिख रहा है कि लोग बिना मास्क के बिल्कुल मैं यही कहने जा रहा था कि अगर उस बूथ में देखिए, अगर 15 लोग लगे हुए हैं तो 3 लोगों के पास मास्क है, मुश्किल से। वो कहा जा रहा था कि पहले टेम्परेचर लिया जाएगा, तब वो अंदर जाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा, उनको पहले सैनिटाइजर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें कही जा रही थी। कुछ बूथों पर कुछ हद तक प्रारंभिक चरण में उसका इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे वो व्यवस्था लगता है खत्म होते जा रही है। चुनाव आयोग फेल रहा है यहाँ। अब इसको फेल और पास का सर्टिफिकेट हम तो नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने व्यवस्था की, उसका इम्प्लीमेंट कराने का जो दायित्व है वो स्थानीय प्रशासन को जाता है। उस बूथ पर और मतदान केंद्रों पर कितने जो लोग कार्यान्वित जो लोग काम कर रहे हैं और सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, उनका दायित्व बनता था। अब रही बात कि उनके प्रयास के बाद भी परसेंटेज ऑफ वोट कम न हो, इसको देखते हुए भी 1-2 जगह बातें होने के बाद ये बात सामने आई कि लेकिन किसी न किसी रूप में आपका ये कहना सही है कि उसको नेग्लेक्ट तो किया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए। आपको क्या लग रहा है कि क्या चुनाव आयोग को जितनी सख्ती बरतनी चाहिए थी कोरोना को लेकर के, जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, उतनी सख्ती नहीं बरती जा रही है? बिल्कुल कोई सख्ती नहीं। तो इसकी क्या वजह है? वजह प्रशासन तंत्र जो है, जो चुनाव में लगाया गया है, वो इसका पालन नहीं करवा रहा है। पहले तो उनको एंट्री ही नहीं मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल बिना मास्क के बूथ के अंदर प्रवेश ही नहीं मिलना चाहिए था। यदि प्रवेश दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रशासन तंत्र, उसमें काम मतदान में जो कराने वाली टीम है, उसने इसको नज़रअंदाज किया। नहीं, मगर ये 1-2 जगह की घटना नहीं है। पूरे जहाँ जहाँ वो वोटिंग हो रही है, सब जगह ये देखने को आ रहा है। रिटर्निंग अफसर वहाँ जा रहे हैं, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर घूम रहे हैं पूरे इलाके में, और फिर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये तो बड़ा ध्यान करने वाला ध्यान जा रहा है सबका। इसको निगलेक्ट के, इसको ओवरलुक कर रहा है। क्यों? इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ है। ऐसा थोड़ी है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माने ये डर है उनको कि कहीं रेशियो न गिर जाए। बस उनका है कि किसी न किसी तरह चुनाव करा देना है, वोट करा देना है। हाँ, उनका लक्ष्य इतना है कि मैक्सिमम वोटिंग हो जाए और कोरोना का जो असर हो मतदाता पर, इसकी चिंता नहीं है। एक दूसरा सवाल ये है कि कई जगह चुनाव बहिष्कार भी हुए हैं, कई जिलों से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, और ये हर बार होता है, कोई पहली बार नहीं है ऐसा कि चुनाव का बहिष्कार वोटरों ने किया हो। और उनकी मांगें बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी मांगें होती हैं। अपने इलाके की कुछ समस्याएं होती हैं जिसका चाहते हैं कि समाधान हो, मगर कोई उस ओर ध्यान नहीं देता है। तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता है कि लोकतंत्र में लोग अपनी बात कहते हैं मगर कोई तंत्र जो है उसका नोटिस तक नहीं लेता? कहीं ना कहीं विफलता तो जरूर है,
लोकतंत्र में विरोध का भी अधिकार है, बात रखने की भी अधिकार है, और अफसोस जताने का भी अधिकार है कि हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। अभी हमको लगता है कि पालीगंज की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं। पालीगंज में एक बूथ का बहिष्कार किया गया, वहाँ सड़क नहीं बनी है, सड़क नहीं बनने के कारण लोगों ने वोट देने से इनकार कर दिया। ठीक है, ये उनका विरोध करने का तरीका है, लेकिन मेरा तो मानना है कि अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर विधायक नहीं सुनता है, तो उनको और जमकर वोटिंग करनी चाहिए थी और उसका जवाब उन्हें देना चाहिए था। बिल्कुल, ये उनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता और इससे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के अंदर भी एक भय डेवलप करता है, या फिर उनका दायित्व का एहसास वो लोग करा देते कि अगर तुम नहीं सुनोगे तो हम तुम्हें सुना देंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि विरोध का बहुत जगह सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि लखीसराय की चर्चा आप कर रहे हो। लखीसराय, उसके अलावा भी कई जगह नहीं, लखीसराय में तो एमएलए है, उनका विरोध, नीतीश सरकार के मंत्री का भी विरोध हुआ, विजय कुमार सिन्हा का, और लोगों ने उन्हें मैंने एक तरह से बूथ से दौड़ा दिया। जहानाबाद में भी ऐसी घटना हो चुकी है। हाँ, मंत्री को एक जगह तो गया में तो खैर दौड़ाया नहीं गया है, लेकिन मंत्री प्रेम कुमार पे एफआईआर का निर्देश हुआ है आचार संहिता उल्लंघन के मामले में। उनके पास तो मास्क के कारण हुआ है, मास्क के कारण और पट्टा के कारण कमी उन पर हुआ है। अच्छा, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्तारूढ़ खेमे से जुड़े लोगों को ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सत्तारूढ़ से अपेक्षाएं होती हैं, मतदाताओं की, जनता की अपेक्षाएं होती हैं। आप अभी चर्चा कर रहे थे सड़क को लेकर, पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिन इलाकों में जहां विरोध हो रहा है, जहां सड़क की मांग हो रही है, यदि सड़क नहीं बनी है, इसका मतलब यह है कि वहाँ का जो प्रतिनिधि रहा है, जनप्रतिनिधि, उसकी विफलता है, इसमें सरकार की विफलता नहीं है। तो ये जनप्रतिनिधि को जवाब मिलना चाहिए था, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जवाब वोट दे के देना चाहिए था। हम हरा के देंगे जवाब, ऐसे जवाब देना चाहिए था, हम आपको नहीं जिताएंगे, इस बार बदल देंगे। नहीं, मगर ये तरीका ये होता है, ये बहिष्कार तरीका नहीं है। मगर ये शासन की विफलता तो है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से ये घोषणा कर रखी थी, और कोई अधिकारी या कोई चुनाव आयोग का प्रतिनिधि उन तक गया नहीं, मिला नहीं, उनसे बात नहीं की कि क्यों आप बहिष्कार कर रहे हैं। उन ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन चाहिए था, और कोई आश्वासन देने, कोई मिलने तक नहीं गया, इससे वो और नाराज। तब देख लीजिए, यहाँ पर चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। जब कह रहे हैं चुनाव आयोग क्यों जाएगा, आपको चुनाव आयोग अपील करेगा, लेकिन अगर सड़क नहीं बनी, उनको आश्वासन देना है तो आश्वासन चुनाव आयोग नहीं देगा, मगर तकलीफ सुन तो सकता था कि आप वोट क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, ये तो ठीक बात कर सकता, लेकिन आश्वासन नहीं देगा वो चुनाव आयोग की भूमिका में तो कलेक्टर होता है वहाँ, वही कलेक्टर भी नहीं गया है, वही होता है, वीडियो तक जिलाधिकारी ही होता है चुनाव आयोग की भूमिका में, वहाँ होता है। तो प्रशासन ही जाएगा। मेरा कहना है कि सरकार के जो अंग होते हैं वही जाकर आश्वासन दे सकते हैं। तो ये जो अफसरशाही होती है, इसको कोई मतलब इससे नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पटना से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, पटना जिले का हिस्सा है, और ये सरकार दावा करती है कि हमने विकास के बड़े बड़े काम किए, ये किया, वो किया, और आपके नाक के नीचे अंग्रेजों की बनाई हुई सड़क, उसके बाद कभी मरम्मत नहीं हुई, जैसा ग्रामीण वहाँ के बता रहे हैं। तो दिया चले अंधेरा होता है ना, दीपक तले अंधेरा उसी का उदाहरण सड़कों का जाल बिछा है पूरे बिहार में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ हिस्सा छूट गया, जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, बड़ी दीपक तले अंधेरा है। अच्छा, इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? जैसे तेजस्वी ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का एक नारा उछाला था, और इन्होंने विकास की गति और तेज करने का नारा दिया था, जो वो चल रहा है इनका विकास का काम। तो दोनों में कौन से मुद्दे आज के वोटिंग में प्रभावी दिख रहे हैं आपको? देखिए, विकास के तो 2 ही मुद्दे हैं इस बार पूरे चुनाव में। पहला है 15 साल बनाम 15 साल। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर एक नीचे तक का कार्यकर्ता इन्हीं बिंदुओं पर बातें कर रहा है कि आने वाले समय में हम उनको मौका नहीं देंगे, लोग उनको मौका नहीं देंगे जिन्होंने इस प्रदेश में जंगल राज लाया। नहीं तो प्रभावी कौन मुद्दा? दूसरा वही मैं वही बता रहा हूँ। दूसरा मुद्दा यह है, दूसरा मुद्दा तेजस्वी ने उसे ले आया है, 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करता है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ रोजगार और नौकरी की बात आएगी तो लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
तो रोजगार की जब बातें होती है तो पूरे व्यापक संदर्भ में हो जाता है, उसमें नौकरी के साथ रोजगार, उसमें छोटे से बड़े मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभावी कौन सा मुद्दा है आज के वोटिंग के लिए? प्रभावी दोनों मुद्दे हैं, दोनों मुद्दे हैं, दोनों क्योंकि उससे जुड़े हुए हैं। दोनों मुद्दों में कौन मतदाताओं को ज्यादा अपील कर रहा है आज के संदर्भ में? आज के संदर्भ में नौकरी वाला मुद्दा है, वही प्रभाव छोड़ रहा है। उसकी चर्चा हो रही है कि तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। पहली कैबिनेट में अपनी कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, ये उनका वादा है। ये लोगों को थोड़ा इस पर अपील कर रहा है, यह वादा उनका अपील कर रहा है। लेकिन अब 19 लाख नौकरी वाला मामला दूसरी तरफ जवाब में है, रोजगार वाला मामला है। ये नौकरी वाला मामला है और रोजगार वाला मामला है। तो रोजगार वाले मामले में मजाक उड़ाया जा रहा है, पकड़ा रोजगार देंगे वो। ये चुनाव के मौसम में ये सब थोड़ा हास परिहास होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मूल है 15 साल बनाम 15 साल, उस पर वो गंभीर मसला है। और जिस समय याद आता है लोगों को 15 साल के कारनामों का याद आती है, उस समय थोड़ा सिहरन होती है, दहशत होती है, और फिर नहीं आएगा वो वापस लौट के वो समय, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह भी बहुत सारे मतदाता लोग मानने लगे हैं, कह रहे हैं। तो अभी देखिए एक बयान आ गया है जिस पर सफाई तक डिफेंसिव होना पड़ा है तेजस्वी को, बाबू साहब के सामने जो सीना तान के चलना, तो ये इसका मैसेज गलत गया। मैसेज गया कि 15 साल में जो दबंगई आपने दिखाई है वो फिर से लौटेगी, और इसमें कहीं ना कहीं दम है। इस मैसेज में ये जो फीलिंग है लोगों के मन में, ये दम है, वो दिखता है। क्योंकि आरजेडी के मतदाता जो हैं ऑफेंसिव मतदाता है, वो आक्रामक मतदाता हैं, और उनके साथ माले जुड़ गया है। ऑलरेडी उनकी हिंसा में विश्वास है, उनका तो उनकी विचारधारा ही हिंसा की है। तो एक करेला दूसरा चढ़ गया नीम। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री आज भी बिहार में लोगों को अपील कर रहे हैं? उनका प्रभाव आज भी वैसा ही है जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में था? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि उनके पोस्टर से नीतीश कुमार का हटा दिया गया है चेहरा। प्रधानमंत्री का सिंगल पोस्टर जा रहा है अभी बीजेपी की ओर से, और उसमें नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है। यानी बीजेपी ये मान ली है कि नीतीश कुमार के बजाय मोदी उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है इस चुनाव में। अर्थ निकाल रहे हैं, इस पोस्टर का अर्थ निकाला जा रहा है। लेकिन आज जो कुछ अखबारों में पोस्टर छपा है उसमें नीतीश और मोदी दोनों स्पष्ट कर दिया गया है, नीतीश और मोदी दोनों, उसमें नीतीश अकेले नहीं। दूसरी बात ये, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के मुद्दे अलग होते हैं, और दोनों के मतदाताओं, दोनों की वोटिंग में मतदाताओं की सोच अलग होती है। नहीं, इसीलिए तो ये सवाल और खड़ा होता है कि आप नेता बनाए हैं नीतीश कुमार को और पोस्टर चमका रहे हैं नरेंद्र मोदी का। नहीं, वो ठीक है, नरेंद्र मोदी का तो भाजपा का चुनाव प्रचार था, वो पोस्टर जारी हुआ भाजपा की तरफ से। और उसमें ऊपर में देखिएगा कि फोटो भले नहीं है, लेकिन ऊपर जो निशान लगे हुए हैं वो सबके हैं, जो चारों दल हैं उनके साथ, एनडीओ के साथ सबके निशान हैं। उसमें जेडीयू का निशान है, उसमें हम का निशान है, सबका निशान है उसमें। ऐसा नहीं कि निशान गायब है। तो ये तो है ही, आप निकाल रहे हैं एक अर्थ। वहाँ भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया है कि हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसका अर्थ ये निकलना चाहिए। उसका अर्थ दूसरा निकाल रहे हैं विरोधी, और इसके जवाब में जो गलतफहमी पैदा हो रही थी, उसी के जवाब में आज जो जेडीयू की तरफ से जारी हुआ है उसमें प्रधानमंत्री भी हैं और उसमें नीतीश जी भी हैं। इसलिए वो बहुत मायने नहीं रखता है। मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री की जो अपील है, प्रधानमंत्री से कोई शिकायत नहीं, किसी को नहीं शिकायत है। जो केंद्र का काम हो रहा है उससे कोई शिकायत नहीं है। तो राजीव जी, क्या नरेंद्र मोदी के सहारे ही बिहार में एनडीए की नैया पार होगी? नरेंद्र मोदी बड़े फैक्टर हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, आप 15 साल बनाम 15 साल की जब हम चर्चा कर रहे हैं, इस चीज़ को सुशील मोदी जी अक्सर रखा करते हैं, नड्डा साहब हैं उन्होंने भी रखा, फडणवीस जी ने भी रखा, स्मृति ईरानी आ रही है वो भी रख रही हैं। लेकिन आप गौर करेंगे 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की पहली सभा हुई थी, सासाराम से उन्होंने सभा का प्रारंभ किया था।
और जिस दिन उन्होंने मंच से कहा था कि बिहार के भाइयों बहनों आपको याद होगा, यहाँ सूरज ढलने का मतलब सब काम बंद, बिहार ठप हो जाता है। रात में अगर आप स्टेशन पर उतरते हैं तो आप सारी की सारी रात यहीं गुजारनी पड़ती थी, आप अपने घरों के लिए जा नहीं सकते। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी है, तब उन्हें नरेंद्र मोदी का सहारा लेना पड़ रहा है। इसको नीतीश की लोकप्रियता से इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको वास्तविकता से लोगों को अवगत और याद कराने की जरूरत है कि क्या नीतीश कुमार अपने बलबूते चुनाव की नैया पार नहीं लगा सकते। नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं, एनडीए का बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है केंद्र में, तो स्वाभाविक है ना कि वो बड़े चेहरे हैं, उसके बाद नीतीश राज्य में है, तो एनडीए के बिना नीतीश की परिकल्पना भी नहीं हो सकती है मेरी नज़र में। अच्छा, तो आज जो चुनाव हो रहे हैं, जो वोटिंग का रेशियो अभी तक है 12 बजे लगभग, जी जी, अभी 4-5 घंटे और बाकी हैं, तो क्या लगता है कितना तक मतदान जाएगा? अभी तक का 11 बजे तक आया था, अब तो 1 बजने जा रहे हैं, 1 बज गए हैं, अभी इसके वोट ऑफ परसेंटेज आ चुके होंगे, अभी बातचीत में हम लोगों ने देखा नहीं है, तो परसेंटेज कितना तक जाएगा? लेकिन लगता है कि अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देख लीजिए कि अगर अगले 4 घंटे और 6 घंटे में अगर हम 35% भी पार कर गए हैं तो मोर और लेस 6 बजे तक की वोटिंग 1 घंटा बढ़ा के किया गया है, कोविड और नक्सल बाकी चीज़ों को देखते हुए, तो वोट ऑफ परसेंटेज जो पिछले में जाता था उससे कम नहीं जाना। अनिल जी, आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज वोटिंग होगी? 60% से ऊपर हो जाएगा, यानी कोरोना का नहीं, कोई असर नहीं है, कोरोना का चुनाव पर कोई असर नहीं। मैं पहले से बता रहा हूँ, कोरोना विदा ले लिया है या छुट्टी ले ली है उसने वो अलग बात है, लेकिन अगर कोरोना का भय होता, कोरोना का असर होता तो लोग मास्क लगा के जाते, कम संख्या में जाते, लेकिन जो वोटर का ट्रेंड है, ये ढंग से लोग जा रहे हैं, मुझको नहीं लगता है कि कोरोना का कोई इस पर असर हो। यानी हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए थे, उनकी राय के अनुसार लोकतंत्र के जज्बे के आगे कोरोना हार चुका है बिहार में, और ये जो वोटरों की लंबी लाइन लगी है बूथों पर, उससे ये साफ पता चल रहा है कि कोरोना का कोई असर नहीं है। ये और बात है कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं हो रहा है, और चुनाव के बाद इसका क्या असर होगा, कोरोना किस रूप में लौटेगा या फिर समाप्त हो जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। हमारी बातचीत यहीं समाप्त होती है, और हम ये मतदाताओं से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें, क्योंकि इसी वोट के सहारे उनकी किस्मत तय होगी, उनके प्रदेश का भविष्य तय होगा, उनके बाल बच्चों का भविष्य तय होगा। इसलिए एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। जो अब तक वोट देने के लिए घर से नहीं निकले हैं, वो जाएं और अपने नज़दीक के बूथ पर जा करके अपना वोट जरूर कास्ट करें। धन्यवाद। कोविड गाइडलाइन की जरूर पालन करें। बिल्कुल।